बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं जी। खबरों के साथ आगाज़ करेंगे। 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, इनके आज सालगिरह है, उनको भी विश करेंगे। लेकिन 11 बजे वाले सेगमेंट में और इसके साथ साथ हमारे मेहमान भी जी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। ख़बरों से हम आगाज़ करें और सबसे पहले क्योंकि दाता की नगरी है और दाता का मेला आने वाला है, उर्स तकरीबात 3 रोज़ा होती हैं, लेकिन वो ज़ायरीन जिन्होंने दूर दराज से आना था, अगर उन तक ये खबर पहुँच रही थी क्योंकि आपको पता है जी दरबार में तामीराती काम चल रहा था, तो अब उसके पेश नज़र ज़ायरीन परेशान थे कि वो जा सकेंगे, हाज़िरी दे सकेंगे। तो गुड न्यूज़ है जी उनके लिए, मज़ार को अक़ीदतमंदों के लिए खोल दिया गया है। तामीर व मुरम्मत के लिए बंद दरबार को 4 माह बाद खोला गया है। यानी वो ज़ायरीन जो कि मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए आएंगे, दूसरे शहरों से आते हैं और हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद में दूसरे शहरों से उर्स पर दाता की नगरी का लोग रुख करते हैं, तो उन ज़ायरीन की अकीदत के पेश नज़र दरबार को खोल दिया गया है। ऑल्दो भी तामीराती काम आई थिंक बाकी रहता है, बट वो अब शायद उसके बाद उसको कंप्लीट किया जाएगा। चलिए जी, जिन ज़ायरीन ने आना है उनके लिए अच्छी खबर ये है। सो हमने अपनी दीगर खबरों की तरफ भी बढ़ना है, खबरें शामिल करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर अली रामे, जो कि काफ़ी गैप के बाद इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बाय द वे अली गए हुए थे जी चाइना। सो अली कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल दें। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं तमाम लोग हमारे ऑफिस के, ऑब्वियसली आप जब जाते हैं नई चीज़ें सीख के आते हैं, तो यहाँ बैठ के हम आपके तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा तजुर्बा रहा और मैं अपने अदारे का और अपने बॉस का बहुत मशकूर हूँ कि उनकी ही बदौलत मैं वहाँ पे चाइना में गया। तो एक डिग्री थी इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, इसके ऊपर चाइना की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा एडमिशन हुआ था माशाल्लाह। और उस यूनिवर्सिटी का नाम है शिंघुआ यूनिवर्सिटी। मैं अपने यूनिवर्सिटी का भी मशकूर हूँ, अपने फैकल्टी मेंबर्स, अपने जो फेलो मेट्स थे, तो उनका भी मशकूर हूँ कि एक अच्छा सफ़र रहा। हाँ। एक एक्सपोजर मिला, एक नई चीज़ जानने को। यहाँ पर आपको उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग समझते हैं ना, अच्छा यार क्या जाके, सो आपको लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इन द लॉन्ग रन उसका फ़ायदा पहुँचता है? देखिए डेफिनेटली हर जगह पे, क्योंकि जो डिग्री मैंने ली है वो है इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ BRI। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमारे पास है, क्योंकि ये चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसी के तहत CPEC प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है। तो CPEC के अंदर हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हमारे रोड कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, हर तरह के प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू है। तो इसके साथ ही अगर पॉलिसी को देखा जाए तो पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गैप है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। लेकिन बज़ाहिर देखा जाए, पे गहरी नज़र रख के खबरें भी देनी शुरू कर दी। बज़ाहिर देखा जाए तो हमारे यहाँ पॉलिसी के ऊपर काम ज़रूर होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा गैप है। लेकिन जहाँ तक इस डिग्री का सवाल है, इस डिग्री का जो स्कोप है वो पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत चंद लोग ही इस डिग्री को हासिल करते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने BA करना है, मास्टर करना है, मास्टर के बाद आप CSS करके आप ऑफिशियल किसी डिपार्टमेंट में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन आप देखें कि आगे वक्त के तकाजे बहुत बदलते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे चल के आपको पता चलेगा कि इसका पाकिस्तान में बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ डिमांड नहीं की जाती, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिसी बनाने वाले लोग जो हैं वो पॉलिसी कहीं और से बना के लेके आते हैं। चलिए अब आप तो अब उनकी चीज़ें पकड़े जाएंगे और हाईलाइट करते जाएंगे, उसके लिए हम आपकी खबरों का इंतजार करेंगे। पहली खबर पे आ रहे हैं, 10 मरला घर में 2 पौधे लगाना लाजमी करार दिए गए हैं। कैसर खोकर साहब आपसे बिल्कुल, ये PHA ने नई पॉलिसी इख्तियार किया है कि 10 मरले का जो लाहौर में घर बनेगा उसमें 2 पौधे लगाए जाएंगे। ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन साथ साथ PHA ने जो फीस बढ़ा दिया है, NOC की जो फीस बढ़ा दिया हाउसिंग सोसाइटी के लिए 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया, वो बिल्कुल गलत किया है। फीस भी बढ़ानी चाहिए। पहले इतनी महंगाई ज्यादा है, इससे क्या होगा कि जो प्लाटों की कीमत है वो बढ़ जाएगी और लोग जो प्लाट खरीदते हैं उससे लोग कीमत ज्यादा रेट बढ़ जाएंगे और जो सार्फ जो नया घर बनाता है उसको मसाइल बन जाएंगे। उसकी ये इन्होंने तो 50,000 ज्यादा देनी है ना PHA में, तो उसे 10 लाख ज्यादा ले लेंगे सार्फ से जो घर बनाता है, तो इसलिए लोगों पर बोझ बढ़ जाएगा। तो ये फीस वाला जो मामला ये PHA वापस ले, लेकिन पौधे बेशक 2 की बजाय 3 एक घर में लगाने की पौधे अच्छी बात है, पौधे लगने चाहिए। नहीं तो ये क्या आप कह रहे हैं फीस जो डबल किया, क्या PHA की अपनी जेब में जाती है? जाहिर बात है उन्होंने भी तो काम ही उससे करना है। नहीं, लेकिन सोसाइटियों पर लगा दिया ना, NOC की फीस 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया, ये गलत किया जी। फीस नहीं बढ़नी चाहिए। पहले इतना देखें महंगाई, पेट्रोल की कीमत देखें, बिजली की कीमत देखें, गैस की कीमत देखें, डॉलर की कीमत देखें, अशिया खुर्दोनोश की कीमत देखें, आटे की कीमत देखें, चीनी की कीमत देखें, घी की कीमत देखें, हर तरफ तो तरह सरकारी मुलाजिम जिन्होंने घर बनाने होते हैं, ज्यादातर
सरकारी मुलाजिम जो उनकी तनख्वाह देखे, तनख्वाह कितनी थोड़ी है और तनख्वाह से फिर टैक्स भी कट जाता है। तो इसलिए ये जो फीस बढ़ाई है ये गलत कदम हुआ जी, ये नहीं होना चाहिए। सरकारी मुलाजमों का अच्छा साथ देते रहते हैं खोकर साहब। अली रामे, देखें इस स्टोरी को हम मुख्तलिफ फ्रेमवर्क से जो है वो देखना चाह रहे हैं और देखना ये है कि इसमें आम शहरी के लिए किया क्या जा रहा है। सबसे पहली बात, आपकी जो ग्रीन इनिशिएटिव पॉलिसी है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अब इसका मुस्बत पहलू ये है कि जाहिर बात है कि हमें ग्रीन पॉलिसी के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए, और अगर हम अब सोच रहे हैं, पूरी दुनिया इस पर पहले ही काम कर चुकी है। आज सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हो रही है ना दुनिया में यूनिवर्सिटी के ऊपर, वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो रही है, ग्रीनरी के ऊपर हो रही है कि आपने आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों के लिए क्या बचा के जाना है फ्यूचर के अंदर। तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। इसका मुस्बत पहलू ये है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर आप ये इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जा रहे हैं कि आपने ये लाजम करवाना है कि हर घर जो है वो अपने घर के अंदर 2 पौधे लगाए। अब गार्डन सिटी एक मॉडल था सिंगापुर में सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया कि हर घर के अंदर आपने ग्रीनरी का सिस्टम जो है वो लगाना है, पौधे लगाने हैं। फिर इसका मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उनकी गवर्नमेंट ने वो लॉन्च किया। वो कैसे? वो ड्रोन के तहत। अच्छा। वो ड्रोन से उन्होंने अपने इस मॉडल को, उसकी मॉनिटरिंग की, उसको इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर अमल दरामद करवाया और वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। अब सवाल हमारे पास PHA के लिए ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ये लाजम होगा, तो आपका मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या होगा? आप कैसे मॉनिटर करेंगे कि हर घर के अंदर, ये खोखर साहब के घर के अंदर? चलिए, आप लोगों को तो पाबंद बना रहे हैं। आपने अपनी ग्रीन बेल्ट्स का हाल देखा है, आपने अपने बागात का हाल देखा है, इक्का दुक्का वो जो 2 पार्क्स जिनकी हमेशा हम तस्वीर आप देते हैं तो दिखा देते हैं, उसके अलावा जितनी भी सोसाइटीज हैं, जितने भी रिहायशी इलाके हैं, आप समनाबाद चले जाएं, इकबाल टाउन चले जाएं, मॉडल टाउन तो खैर उससे बाहर है क्योंकि वो उनके अंडर ही नहीं, जितने बागात हैं, जितने घरों के बाहर जितने पार्क्स हैं, वहाँ के हालात अली आपने देखे। वो PHA क्यों नहीं सुधारता? और फिर आप घरों की तरफ आए ना। देखिए वहाँ पर अब देखना ये है कि वहाँ पे इख्तियारात किसके हैं, क्या वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं या PHA के अंदर आ रहे हैं। हमें जुरिस्डिक्शन देखनी पड़ेगी ना कि वहाँ पर कौन काम कर रहा है। अगर तो PHA का काम है, या तो फिर PHA अपनी वर्क फोर्स जो है वो इतनी बढ़ा दे कि वो हर गली मोहल्ले में जाके वो जाएं, वहाँ पे जितने भी ग्रीन बेल्ट्स अगर बने हुए हैं, किसी ने अपने क्यारी छोटी बनाई है तो वहाँ पे काम करना शुरू कर दें। अली जितनी शहर की बड़ी शाहराएं हैं, आप ग्रीन बेल्ट देख लेंगे, जेल रोड की ग्रीन बेल्ट पे काम हुआ होगा, या आपको नहर पे नजर आ जाएगा। बाकी मुल्तान रोड है, फिरोजपुर रोड है, यहाँ पर भी काम इन्होंने ही करना है। देखिए हमारे यहाँ हम पॉलिसी के अंदर जब वो पढ़ रहे थे ना कि हम सिर्फ एक जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि जो सबके सामने नज़र आए हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। इससे मुराद ये कि जिस रोड पे PHA के ऑफिसर ने सफ़र करना है वो खूबसूरत लगे, जिस रोड पे वज़ीर आला पंजाब ने सफ़र करना है सिर्फ वो अच्छा दिखे, जिस पर आम जनता ने सफ़र करना है, आम पब्लिक ने सफ़र करना है, वहाँ पर वो फोकस नहीं करते। तो हमारी जो प्रायोरिटी हैं वो हमेशा प्रायोरिटी हमारी एक साइड की तरफ होती है, वो दूसरी तरफ नहीं जाती जहाँ पर आम लोग रहते हो। सही बात है। हम सिर्फ वही चीज़ दिखाते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रही है तो सबको वो नज़र आए, तो इसके ऊपर वो काम करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैं शामिल करूँगा। एडवर्ड ग्रेसियर एक स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि कानून अगर बन जाए कि आप पॉलिसी ग्रीनरी के ऊपर, कि अगर कानून ऐसा बन जाए तो इस कानून को फॉलो करें या ना करें, लेकिन एक पब्लिक की जो कम्युनिटी की एंगेजमेंट होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। हाँ, नो डाउट। वो ये बात इसके ऊपर लिखता है, कहते ये सिर्फ ये नहीं कि कानून बना दिया और कानून पर अमल दरामद करें, हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ पर फोकस करें। और खुदारा आप ग्रीन इनिशिएटिव अगर इस गवर्नमेंट ने शुरू किया है, आप इसके ऊपर अमल दरामद करें, इससे आपका फ़ायदा होगा। दूसरे हिस्से की तरफ आ जाएं। ये जो खोकर साहब ने तो खैर इसको बहुत ज़्यादा कहा है कि PHA ने जो NOC की फीस डबल कर दिया है, इस पर क्या कहेंगे? NOC देखें, सिंपल सी बात है, NOC का बोझ जो है वो पड़ा सोसाइटीज़ के ऊपर। खोकर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, मैं मुत्तफिक हूँ। सोसाइटीज़ वाले आगे बोझ डालेंगे आम शहरी के ऊपर। आम शहरी जब अपने प्लॉट के हवाले से कोई भी उसको मसाइल होंगे, ख़रीदारी के हवाले से जाएगा, प्लॉट की मुंतकली के हवाले से जाएगा, तो वो ये जो फीसें वो उनसे निकालेंगे, वो चार्जेस लेंगे उनसे। तो लिहाजा NOC अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ और भी मैकेनिज्म आप अख्तियार कर सकते हैं कि आप NOC किस शराइत पर आप दे रहे हैं, NOC का मकसद क्या है, और उस मकसद के साथ साथ फिर आप अपनी फ़ीस जो है वो चार्ज करें, लेकिन फ़ीस इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी आप ले रहे हैं, क्योंकि इसका बराह रास्त बोझ जो है वो आम शहरी पे पड़ेगा। आम शहरी जो है अपने प्लॉट के हवाले से कोई भी उसको इशू है, वो अगर जाएगा तो उसके बराह रास्त उसके ऊपर ये बोझ पड़ेगा। और NOC के हमेशा जब भी गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम लॉन्च करती है और अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए,
क्योंकि आजकल हमारा मकसद जो है वो अपने ख़जाने जो है उनको भरने का है। बिल्कुल। तो ख़जाना भरने के लिए आप आए रोज़ बोझ जो है वो आम जनता के ऊपर डालते हैं, आम शहरी के ऊपर डालते हैं। तो लिहाजा अगर तो ये सिर्फ रेवेन्यू की मद में अगर आपने ये बढ़ाया तो फिर ये गलत है। अगर इसके पीछे आपके मकासद कुछ और हैं तो वो फिर तो ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर तो ठीक। अच्छा जी, हमने अगली खबर की तरफ आना है जी। अगली खबर की तरफ चलेंगे, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अगली खबर डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। पार्किंग साइट पर पर्ची सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, पार्किंग फीस पे जरिया QR कोड वसूल की जाएगी। हर मुमकिन हल जो है वो निकाला जा रहा है इस माफिया को खत्म करने के लिए। बट सवाल ये है कि इससे पहले भी पार्किंग बहुत सारी पार्किंग साइट जो है वहां पर ये सिस्टम था। अच्छा जी, इस खबर की तरफ आना है क्योंकि मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर अभी नजर आई है और वो अली रामे की है जी। वजीर आला और सूबाई वज़रा को छुट्टी पर जाने के पैसे मिलेंगे। अच्छा, ये बड़ी ब्लेसिंग है। हम तो जब छुट्टी करते हैं हमें ये कह दिया जाता है कि जी फौरी तो कुछ SOPs होते हैं ना जिनको फॉलो करना होता है। अच्छा जी, एक दफ़ा छुट्टी ली तो आप एप्लीकेशन दें, छुट्टी पे चले जाएं। उसके बाद जब छुट्टी आप करने का कहें तो हमें तो HR से कॉल आ जाती है कि जी आपकी सैलरी कटेगी। तो अली, ये कैसी छुट्टियाँ जिनको पैसे मिलेंगे छुट्टी पे जाने के? इस स्टोरी के आगाज़ से पहले आपको एक स्टोरी एक और बताता हूँ कि कल जब मैं ये स्टोरी पे एज लाइव कर रहा था ना 12 बजे के लिए, तो मैं अपना एज लाइव मैंने अपनी रिकॉर्ड किया। तो वहाँ पे एक PHA के ऑफिस में वहाँ पे एक मुलाजिम बैठा हुआ था। वो गुज़श्ता 8 माह से अपनी पेंशन जारी करवाने के लिए धक्के खा रहा है। अच्छा। और उसको अभी तक पेंशन नहीं मिली। वो मेरे पास आया, कहता आप तनख्वाहों की खबर दे रहे हैं वज़ीर आला, तो छुट्टी के भी पैसे उसको मिल जाएंगे, मुझे 8 माह से पेंशन के पैसे नहीं मिले। अब उसी खबर को इसके साथ आप रिलेट कर रहे हैं कि जो एक आम शहरी है, आम मुलाजिम है, वो अपनी सुनवाई के लिए 8 महीने से PHA के ऑफिस में धक्के खा रहा है। और मेरी कोई दफ्तर के बाहर नहीं जाना। आपके प्रोग्राम के वसातत से मैं PHA से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे मुलाजमीन, क्योंकि उनकी तादाद जो उन्होंने मुझे बताई वो कह रहे हैं कि 40 से अबव है। अच्छा। जो कि पेंशन उनको नहीं दी जा रही। तो मेरी DG PHA से दरख्वास्त है कि उनका मसला जो है वो हल करें। नहीं जी, बहुत अब अच्छा आते हैं इस खबर के ऊपर। ये खबर ये है कि आपको याद होगा कि 2024 में इन्होंने एक पॉलिसी जो है वो अप्रूव की और अमेंडमेंट की कि अरकान असम्बली, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और मशीर जो है इनकी तनख्वाहें उन्होंने बढ़ाई जी। आपको याद होगा, ट्रिपल हो गई थी। ट्रिपल, अब 9 से 12 लाख रुपए तनख्वाह है उनकी, आपके एक मिनिस्टर की खास तौर पर। आपका जो मिनिस्टर के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है पंजाब के अंदर, कोई भी शहरी आज फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे नॉन डेवलपमेंट का LQ408 कोड नंबर है, उसकी वेबसाइट पे जाएं, वो कोड निकालें, वो कोड निकाल के आप मिनिस्टर के अखराजात चेक कर सकते हैं। आपके 1 बिलियन के एक्सपेंडिचर, बाकी चीजें हैं 1 बिलियन के एक्सपेंडिचर हैं आपके पेट्रोल की मद में, सैलरीज की मद में, आपके जितने भी इनके इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं और इसके अलावा यूटिलिटीज है, ये तमाम एक्सपेंडिचर, मैं ये अपने से नहीं कह रहा, ये बजट दस्तावेजात है। अगर किसी को नहीं यकीन तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके नॉन डेवलपमेंट का जो वॉल्यूम 1 है वहाँ पे LQ408 जाके लिख ले, आपको CM के एक्सपेंडिचर, गवर्नर के एक्सपेंडिचर, आपको मिनिस्टर्स के एक्सपेंडिचर जो है वो मिल जाएंगे। फिर उसको आप डिवाइड करें मंथली के मंथली एक मिनिस्टर के ऊपर पंजाब हुकूमत कितने एक्सपेंडिचर करी, वो 9 से 12 लाख रुपए। एक वजीर आपको 35 से 40 हज़ार में पर डे पड़ता है। और इसके बाद अब ये समरी इन्होंने मूव की कि लीव अलाउंस जो है वो दिया जाए। अब मेरा नहीं ख्याल कि लीव अलाउंस इनको अब मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमने तो खबर दी है, खबर के ऊपर ही हम बात करेंगे, बाकी इख्तियारात इनके पास हैं क्योंकि ये अवामी ओहदेदारान है। अवामी ओहदेदारान के लिए पूरी दुनिया में कभी ये नहीं सुना कि छुट्टी पर जाने का भी कोई अलाउंस दे रहा है। आपने सुन लिया ना, पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में अवामी ओहदेदारान जो है वो बहुत काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक रिलीफ पैकेज जो है वो पंजाब हुकूमत ने निकाला और उसके लिए पंजाब असम्बली से जो है वो ये एक समरी मूव करवाएगी कि वज़ीर आला पंजाब, मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो हैं उनको लीव अलाउंस दिया जाए जब भी वो छुट्टी पे जाए। छुट्टी पे जाते जब बता के जाते तो उनको एक इनके जो लीव इनकैशमेंट होती है वो नहीं मिलती। और उसके बाद पंजाब में क्योंकि 2024 में ये पॉलिसी मंजूर की गई तो उसके अरकान असम्बली और उनके मशीर जो हैं उसके लिए ये पॉलिसी अप्रूव की जा चुकी है, वो पहले से शामिल है। तो लिहाजा उसी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए अब ये नई अमेंडमेंट करवाई जा रही है कि वज़ीर आला, वज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अगर बैरून मुल्क छुट्टी पर चले जाते हैं, ये कहीं पे भी, अगर आप यहाँ पे भी हैं, अगर आप छुट्टी पे हैं, वो काम करें ना करें, उसकी पैसे उसको मिल जाएंगे सरकारी खजाने से। कोकर साहब कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, मौजें नहीं लग गई? जी बिल्कुल, ये पहले ही अरकान असम्बली की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं और हुकूमत ने 500 या 400 गुना ज़्यादा तनख्वाहें जो है अरकान असम्बली की बढ़ा दी हैं। अब वज़रा की जो ये छुट्टी पर जाएंगे वज़रा और वज़ीर आला, इनको पहले पेट्रोल इनको नो लिमिट है,
गाड़ियां इनके पास जितनी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर, इनको सरकारी गाड़ी जरूरत इनके है। पास है, इनके तनख्वाह तो- इनकी लाखों में है, जबकि सरकारी मुलाजम जो है वो पिस रहे हैं। इनको हुकूमत को चाहिए कि जो वुज़रा है इनकी तनख्वाहों पर भी कटौती करनी चाहिए, यानी फिर उन्हें इनके मुल्क लॉकअप जाके पर भी ये जो खर्चा करने चाहिए। अल्लल्ले जिस तरह तल्लल्ले आपको इनके, बताऊं ये हमारी कि जेबों जब से पैसे निगरान जाए। हुकूमत आई तो मोहसिन नकवी साहब ने अपने वुज़रा की तनख्वाह नहीं ली थी, आपको पता होगा, जी, बिल्कुल। उन्होंने खुद भी नहीं ली थी। उन्होंने तो खुद आप सब वुज़रा मर्जम ने नवाज कह भी दिया। करे, खुद भी तनख्वाह ना ले, अपने वुज़रा को भी तनख्वाह के नहीं लेते, नहीं मराते लेते, और मुफ्त अवाम की खिदमत भी तो कुछ चीज़ होती है ना। जब खिदमत करनी है तो फिर पैसे किस चीज़ के, सही बात है। पैसे क्यों किस चीज़ के लेते हैं, अलाउंसेज TADA किस चीज़ का लेते हैं, और ये पेट्रोल नो लिमिट किस लिए डलवाते हैं। फिर सारा कुछ आवाम की खिदमत होनी चाहिए और आवाम की खिदमत का जज्बा उजागर करना चाहिए, ताकि लेकर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा हुआ है, जबकि वुज़रा की तनख्वाह में 400 गुना इजाफा हुआ ऐसे ही है, है। बिल्कुल ये अरकान असम्बली की तनख्वाह में इन्होंने खुद ही बिल पास किया, असम्बली में खुद ही तनख्वाह भी बढ़वा ली, कोई पूछने वाला नहीं है, इतनी ज्यादा तनख्वाहें बढ़ गई CM की है। तनख्वाह कितनी होनी है? इस वक्त पंजाब के CM पंजाब के जो वुज़रा है उनकी तनख्वाह जो है वो दूसरे सूबों के वुज़रा और अरकान असम्बली से, पंजाब के वो अरकान असम्बली की तनख्वाह ज्यादा है, जबकि दूसरे सूबों में बलोचिस्तान, KPK और सिंध में तनख्वाहें कम है, लेकिन पंजाब में ज्यादा है। अच्छा, मुझे लेकिन CM की जरा तनख्वाह CM की तनख्वाह इन्होंने नहीं बढ़ाई क्योंकि वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने अपनी तनख्वाह जो है वो नहीं बढ़ाई, क्योंकि मैंने जो बजट दस्तावेज़ात देखे वहाँ पर 60 लाख रुपए की एलोकेशन सालाना, ठीक है। तो मैंने पिछले बजट का रिकॉर्ड भी देखा 2024-25 का, तो उन्होंने कोई अपनी तनख्वाह जो है विदड्रॉ नहीं करवाई, क्योंकि रिवाइज्ड जब एस्टीमेट आते हैं तो उसमें बताया जाता है कि कितने एक्सपेंडिचर उन्होंने किए हैं, तो उनका जो ब्लॉक था वो बिल्कुल खाली था, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब उन्होंने अपनी सैलरी विदड्रॉ नहीं करवाई। और CM की जो एलोकेशन है जो पिछले 5-6 सालों से चलती आ रही है वही है, तो इससे मुराद ये है कि उन्होंने अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। तो 60 लाख को आप 12 माह से आप डिवाइड कर लें कि कितनी तनख्वाह बनती है। लेकिन सवाल ये है कि जो आपके वज़रा के एक्सपेंडिचर है उस पर आपने कंट्रोल करना है। आप किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी अमेरिकन स्टेट, अब उसको ये ना उसका तकाबली जायज़ा लें कि आप पाकिस्तान का करेंसी का रेट क्या है, ये डॉलर उनका रेट क्या है, आप उनके रेट के मुताबिक किसी एक स्टेट के एक्सपेंडिचर निकाल लें। उनके वज़रा को सिर्फ एक गाड़ी मिलती है, वो गाड़ी के एक्सपेंडिचर जितना वो इस्तेमाल करेगा उतना मिलेगा, ये नहीं कि अनलिमिटेड फ्यूल उसको दे दिया जाए, वो ये चीज़ नहीं है। आप जितने वो एक्सपेंडिचर करता है उतना दें, और ये तनख्वाह उनको अवामी नुमाइंदों उनको तनख्वाह की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल जरूरत सिंपल सी बात है। उनको तो अपना ही इतना अच्छा लाइफस्टाइल है, बट यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है। चलिए जी अगली खबर की तरफ आते हैं। नए सिस्टम के लिए पार्क और ली टेलीकॉम कंपनी में मामला तय पा गए हैं जी। अदायगियों का नया सिस्टम जल्द राइज कर दिया जाएगा। बहुत जगहों पर ये किया जा रहा था जी, पर्ची सिस्टम खत्म, बावजूद इसके जो माफिया है उसने तो जेबों में पैसे डालने हैं, पर ये अब पर्ची सिस्टम का खात्मा कर दिया गया है। बजरिया QR कोड अगर वसूल की जाएगी खोकर साहब, तो फिर ये खत्म हो जाएगा सिस्टम। जी बिल्कुल, इससे तो ये है कि जो माफिया है उसका खात्मा होगा, लेकिन असल बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। असल में बात है ये सिस्टम लाना कोई मसला नहीं है, ड्राइंग रूम में बैठकर DC साहब हुक्म चला देते हैं, लेकिन जब DC साहब बाहर निकलेंगे और पार्किंग पार्किंग वालों को जब DC साहब खुद जाकर चेक करेंगे तो फिर पता चलेगा कि पार्किंग वाले किस तरह माफिया 200 रुपया 100 रुपया लेता है। हफीज सेंटर के बाहर जाएं तो वहां पार्किंग बनी हुई है, तो वो एक वक्त की गाड़ी खड़ी करने का 300 रुपया लेते हैं, सिर्फ पार्किंग का 300 रुपया लेते हैं। बेशक आप 10 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करें 300 रुपया लेंगे। अगर QR कोड होगा तो ये 300, 400, 100 ये वाला सिस्टम तो खत्म हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे, प्रिंटेड अमल दरामद कैसे होगा? आप अमल दरामद की बात करें ना, आप रिट की बात करें कि रिट कैसे होगी? गवर्नमेंट की रिट नहीं है इस मामले में। चलिए अब ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, बट ये जिसका जहां दिल करता है मुंह उठा के पार्किंग साइड बना ली, अली उसका क्या होगा? बिल्कुल ऐसी है हर जगह पे। लेकिन मैं जब से वापस चाइना से आया हूँ, मैंने 2-3 जगह पे जाके पार्किंग मैंने की है गाड़ी की, मुझे तो किसी ने आगे पूछा नहीं है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार पहले तो ये जैकेट पहन के आ जाते थे लाहौर पार्किंग वाले के जनाब ये इतने पैसे देने, इस दफ़ा किसी ने पैसे ही नहीं मांगे। और मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने क्या उन्होंने कहा भाई पार्किंग माफिया ख़त्म कर दिया उन्होंने। बिल्कुल अच्छा लगा। हो सकता है कि लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे नहीं मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जगहों पर अभी रिसेंटली बाजार मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने किया है माल रोड के ऊपर, मैंने किया है गुलबर्ग के अंदर, वहां पे मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब मैंने शहर के दूसरे मुकामात पे मैंने नहीं देखा, हो सकता है वहां पे हो, लेकिन जो मैंने देखा वो मैं अपनी आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज देखी है। और जहां तक बात QR कोड की है, पूरी दुनिया में इसके ऊपर काम हो रहा है। चाइना में, आप चाइना की एग्जांपल ले लेते हैं, चाइना में सिर्फ आपने मोबाइल स्कैन करना और आप एंटर हो जाते हैं। ठीक है। आपने गाड़ी बाहर निकालनी, आपने मोबाइल स्कैन करना, उन्होंने ऑटोमेटिकली आपकी डिडक्शन जो है वो कर देनी है। जितनी देर तक आपने गाड़ी पार्क की उसके मुताबिक वो रेट आ जाएगा। तो आपको इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो लाना पड़ेगा, और ये ज़रूरत भी है। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि हम हर शहरी के पास मोबाइल नहीं, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। बुजुर्ग शहरी हैं उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उनके लिए आपने क्या तरीकाकार निकाला है? तो उसके लिए मेरा ख्याल एक तजवीज़ प्रपोजल है कि आप अपना एक पार्किंग कार्ड निकालें।
जो बंदा मोबाइल यूज नहीं करना जानता उसके पास आपका पार्किंग कार्ड हो, बिल्कुल आप पार्किंग कार्ड अपनी मशीन लगा दें, वो वहां पे स्कैन करे, दैट्स इट। आप ये जो बंदा खड़ा करके उसके गले में क्यूआर कोड लगाया हो, भाई ये क्यों कर रहे हो? आप मशीन ऐसी लगाएं जिसके ऊपर क्यूआर कोड है। आपको चाइना से, पूरी दुनिया में कहीं से भी आप लेना चाहते हैं, आपको ऐसी मशीनें मिल जाती हैं, ठीक है। आप बंदा खड़ा ना करें, आप सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए खड़ा करें, क्यूआर कोड उसको लगाएं, उसके साथ आप सिस्टम अपना अटैच कर दें इंटीग्रेटेड, और साथ अपना कार्ड, एक पार्किंग कार्ड बनाएं। आप एक पार्किंग कार्ड बना के जगह जगह अपने बूथ लगाएं, पार्किंग कार्ड बना के लोगों को दें, वो अपना बैलेंस उसमें रिचार्ज करवाए, इजी पैसा जैज कैश के थ्रू उसके अंदर पैसे डाले, वो जहां पे गाड़ी पार्क करना चाहते उसको स्कैन करे, अपने पैसे विड्रॉ करें। चलें, ये तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, पर मुझे सवाल फिर मेरा अगेन यही है कि ये जो जगह जगह उर्दू बाजार से पर्चियां लेके खड़े हैं, इनका खात्मा कौन मुमकिन? देखिए, अब इसकी जिम्मेदारी लाहौर पार्किंग कंपनी की है कि वो ऐसे जो माफियाज हैं वो जगह जगह खड़े हैं, उन्होंने अपनी मनमानी से अपने रेट लगाए, उनको खत्म करें। अगर ये नहीं खत्म कर पा रहे तो फिर तो इनकी नाहली है। ये सिस्टम काम कर भी रहा है अच्छे तरीके से, तो इसका आम आवाम को कोई फायदा नहीं होगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ये खबर है जाहिद चौधरी साहब की। शहबाज दौर का हेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर खत्म करने का फैसला किया गया है। अगर शहबाज शरीफ साहब के दौर का ये हेल्थ सिस्टम है जिसको ख़त्म करने का फैसला किया जा रहा है, तो सीएम इस सिस्टम को क्यों करना चाह रही हैं, उससे आवाम तक क्या फ़ायदा पहुंचेगा? अच्छा जी, महकमा सेहत के अफसर शाही का एक और कमाल ये है कि शहबाज दौर में राइज न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को ख़त्म करने का फैसला किया गया है। अली देखें, एक हेल्थ स्कॉलर हैं पॉल स्टार लिखते हैं कि अदारा जाती पॉलिसी को में कभी खलल नहीं आना चाहिए और उसको कभी रुकना नहीं चाहिए, और जब भी आप कोई किसी पॉलिसी को रोक लेते तो उसमें बहुत सारी खामियां जो हैं और बहुत सारी ऐसी रुकावटें पैदा हो जाती हैं जो आपके सिस्टम को तबाह करती हैं। तो ये वही उसकी कड़ी है। एक पॉलिसी आपकी चल रही है, क्या आप ये तस्लीम करने को तैयार हैं कि आपकी ये पॉलिसी जो है वो नाकाम रही? आप उससे कुछ बेहतर लेकर आ रहे हैं। बेहतर पे आपके पास क्या ऑप्शन है? वही ना। अब एक पॉलिसी आपके पास मौजूद है मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, आप उसको क्यों नहीं अपनाते? देखें, सिंपल सी बात है, या तो आप अपनी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एनएसआर कर रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को मजीद अख्तियारात दे रहे हैं, और अगर आप ऐसे ही सिस्टम रखेंगे तो आप सुस्त रवि के ऊपर चले जाएंगे, आप स्लो के ऊपर। आप जो मैनेजमेंट सिस्टम, जो जाहिद चौधरी साहब की खबर मैंने पढ़ी है, ये सिस्टम बहुत अच्छा था जब उन्होंने इसको नाफिजुल अमल किया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई थी। आप बरतानिया का आज भी 1990 का NF से जो प्रोग्राम है वो आप उठा के देख लें कि उन्होंने एक डिजिटल सिस्टम उन्होंने मुतारफ़ करवाया था मैनेजमेंट के ऊपर, तो वो मैनेजमेंट सिस्टम उनका कामयाब रहा। हमारे यहाँ पॉलिसी का तसलसल हमेशा रुकावट का शिकार क्यों रहता है कि आए रोज़ नई हुकूमत नई पॉलिसी लेकर आएगी, जो पहले से पॉलिसी चलती आ रही है उस पर आप जो है वो बंद कर देते हैं। तो ये पॉलिसी की नाकामी का आप एतराफ़ कर रहे हैं कि आपके पास सिस्टम ऐसा मौजूद ही नहीं है। जब आपको एक चीज़ आपके पास पहले से मौजूद है, आप उसी में बेहतरी लाएं, आप उसी में अमेंडमेंट करें। अब नई पॉलिसी लेकर आएंगे, नए अखराजात करेंगे, नए आपके मसाइल होंगे, नई चीज़ें होंगी, तो इसका मकसद बनता नहीं है। ये तमाम चीज़ें घुमा रही है अफसर शाही ना। ये जो असल में बात ये है कि जो हेल्थ है उसमें भी एक ब्यूरोक्रेसी है। डॉक्टर जो है वो सारे आते हैं अस्पतालों में सिर्फ मरीजों को घेरने के लिए कि मरीजों को घेर कर प्राइवेट क्लिनिक पर लेकर जाएं तो वहाँ पर इलाज करें। अब वो डॉक्टर जो सरकारी नौकरी करता है साथ प्राइवेट क्लिनिक करता है, उसका क्लिनिक चलता है। जो सरकारी नौकरी नहीं करता उसको प्राइवेट क्लिनिक चलाने में मुश्किलात होती है क्योंकि उसका फिर नाम जो है ना वो हिट नहीं होता और नाम पेशेंट जो है ना वो नहीं आते। अब हुकूमत को इस हवाले से चाहिए कि जो डॉक्टरों को जो सरकारी जो इनका ऐसा सिस्टम बनाए कि हर डॉक्टर कम से कम जो है ना एक तरीके का रख देगा, इतने मरीज रोजाना अस्पताल में सरकारी चेक करेगा और उसके लिंक किया जाए उसकी तनख्वाह के साथ, उसकी कारकर्दगी के साथ, उसकी प्रमोशन के साथ, ताकि डॉक्टरों को पता हो कि उसने रोजाना अस्पताल में इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है और इतने मरीज चेक करने हैं, फिर उसकी प्रमोशन होगी, फिर उसकी तनख्वाह मिलेगी, फिर उसको पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, 11 बजे सुबह अस्पताल आते हैं, 12 बजे चले जाते हैं और जूनियर ट्रेनिंग डॉक्टर जो है उनको वार्डों में या OPD में बिठाया होता है, वो जूनियर ट्रेनिंग डॉक्टर जो होते हैं वो आकर दवाई कोई देनी होती है, लिख कोई देते होते हैं और फिर मेडिकल ऐप के कहने पर दवाइयां प्रपोज कर देते हैं और सारा कुछ होता है। ये सिस्टम में एक मैकेनिज्म जो है लाने की जरूरत है और जो हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है ना। आप इसको कंट्रोल कभी भी नहीं कर पाएंगे, ये बात मेरी लिख लें। बट मुझे नहीं समझ आ रहा, आप ये बात लिख लें, आप कभी कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। एक डिपेंडेंट थ्योरी है, थ्योरी ये कहती है कि जब आप किसी के ऊपर मुनहसर होते हैं ना तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अब आपका पूरा सिस्टम जो है वो डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट
इंटरनेशनल लेवल से लेकर अपने मुल्क के अंदर इंस्टीट्यूशंस के आप डिपेंडेंट हैं और उसके बाद आप काम नहीं करते। जो मैंने लफ्ज़ बोल दिया है इससे बहुत लोग समझ गए कि इसका मकसद क्या है। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। आपके इदारे जो हैं वो उनके पास इख्तियारात ही नहीं है, कोई इख्तियारात नहीं है, बिल्कुल ऐसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को। अब जो चीज़ें बेहतरी के लिए बनाई गई हैं वहाँ पे भी सिस्टम बंद है। हर रोज़ जाहिद चौधरी साहब की खबरें होती हैं जी अद्वियात नहीं है, MRI मशीन है लेकिन वो बंद पड़ी है। जेल रोड पर ज़बरदस्त किस्म का वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, मैंने खुद विजिट किया और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सहूलियात हैं जी। ये निगरान दौर में बना था और अब जी यहाँ पर सिस्टम बंद है। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले शहरियों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का हसूल मुश्किल हो गया है। खोखर साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पोलियो वैक्सीनेशन जो होता है ना वो यहाँ पर तमाम आपको वैक्सीनेशन पता बच्चों की भी है ये पोलियो वैक्सीनेशन फ्री है और वो जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसियां वो फ्री पोलियो वैक्सीनेशन देते हैं पाकिस्तान को ताकि हर बच्चे को पोलियो वैक्सीनेशन। लेकिन फिर भी कोई ना कोई जो केस है वो जांच सब ट्रेस करते रहते हैं कि फलां केस जो है ट्रेस हुआ पोलियो का, और बलूचिस्तान में भी मिला पोलियो का वैक्सीनेशन का पोलियो का केस सामने आया और पंजाब में भी सामने आते हैं। इसका मतलब है कि 100% जो पोलियो है वो कतरे नहीं पिलाए जा रहे, जिसके लिए इकदाम। अच्छा जी, सर्वाइकल कैंसर पे हमने 2 दिन पहले शो किया था जी। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन 15 सितंबर से शुरू होगी, तो डिटेल में हमने ये डिस्कस किया था कि सर्वाइकल कैंसर है क्या। सो अब इसकी वैक्सीनेशन पर अगर काम हो रहा है, वैक्सीनेशन अगर लगाई जा रही है तो वी रियली अप्रिशिएट, क्योंकि हमने मसले को जड़ से खत्म करना है, हमने प्रिवेंशन की बात करनी है। सो 9 से 14 साल तक की बच्चियों को ये वैक्सीनेशन लगेगी। 8 मिलियन बच्चियों को वैक्सीनेट करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस पे जरूर सब लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अली देखें, बिल्कुल अच्छा इनिशिएटिव है। 8 मिलियन बच्चों का एक टारगेट उन्होंने मुकर्रर किया कि इनको सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन जो है वो करवानी चाहिए। ये एक मुस्बत कदम है और हुकूमत के साथ जो है वो सबको ताउन करना चाहिए, लेकिन उसके साथ फिर हमारी जिम्मेदारी भी है। देखें, खोखर साहब ने बात की कि डॉक्टर्स जो हैं एक ब्यूरोक्रेसी होती है जो सेक्रेटेरिएट में बैठती है, एक ब्यूरोक्रेसी होती है जो स्ट्रीट लेवल पे होती है। इसको हम इंटरनेशनल जो थ्योरी है उसमें कहते हैं स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी। इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। अब आप जब ये वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है वो एतमाद करना पड़ेगा, आपको उनके साथ ताउन करना पड़ेगा और उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव बच्चों के लिए लिया है कि सर्वाइकल जो वैक्सीनेशन है वो करवाई जाए तो उस पर उनको फोकस जो है वो करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये एक क्योंकि लोगों के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बारे में नहीं पता था, हमने प्रॉपर शो किया, लोगों को बताया कि ये है क्या। सो इस पे एतमाद में पहले लेना होगा, बताना होगा कि वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है, क्योंकि आपको अगर माहिरीन की तरफ से गवर्नमेंट लेवल से एक मैसेज मिलता है तो फिर उस पे लोग ज्यादा अमल दरामद करते हैं। आप मुहिम शुरू कर ले, वैक्सीनेशन लोग लगाए ना, हदफ मुकर्रर हदफ पूरा ना हो तो फिर उसका फायदा क्या है। सो इसके लिए पहले मेरे ख्याल से मैक्सिमम इसकी तशहीर करें, लोगों को बताएं कि कितनी ज़रूरी है, फिर इसको प्रॉपर मुहिम का आगाज़ करें तो इसका फ़ायदा भी होगा। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। शहर में 10 से ज़ायद टाउन्स बनाए जाएंगे। बल्दियात पंजाब असम्बली का लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास हो गया है। खोखर साहब, इम्प्लीमेंट कब से होगा? जी बिल्कुल, ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है ये स्टैंडिंग कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट पंजाब असम्बली ने पास कर दिया है। अब वोटिंग के लिए अगले जो सेशन होगा उसमें पेश किया जाएगा लोकल गवर्नमेंट एक्ट। इसमें सबसे अहम बात ये रखी गई है कि लोकल गवर्नमेंट जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो ब्यूरोक्रेसी के मतहत कर दिए गए हैं। इस तरह हुआ है कि जो बल्दियाती इदारों को जो बजट है वो ब्यूरोक्रेसी देगी, जो HR के मामला आता है मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग है वो ब्यूरोक्रेसी करेगी, और जो बल्दिया उज़्मा लार्ड मेयर का जो ओहदा होता था, लार्ड मेयर जो होता है वो गवर्नर के बराबर एक तरह का ओहदा होता था, और जो शहर में जो गैर मुल्की हुक्मरान आता था उसको लार्ड मेयर जो है ना वो इस्तकबाल जाकर एयरपोर्ट पर करता था, क्योंकि लार्ड मेयर लाहौर का लार्ड मेयर होता था। आप इंग्लैंड में चले जाएं, आप तुर्की में चले जाएं, वहाँ लार्ड मेयर की किस तरह कदर होती है, और सारा जो शहर का इंचार्ज होता है, हेड होता है, वो लार्ड मेयर होता है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी को खुश करने के लिए और ब्यूरोक्रेसी को बुलंद रखने के लिए इन्होंने लार्ड मेयर का ओहदे खत्म कर दिया कि लार्ड मेयर का ओहदे नहीं होगा जी, और जो बल्दिया उज़्मा है वो भी खत्म कर दी है, और जो जिला काउंसिल है वो भी खत्म कर दी है, और जो इस हवाले से जो लाहौर में 10 से ज्यादा जो टाउन बनेंगे और हर टाउन का एक मेयर होगा, और मेयर का इलेक्शन जो है वो यूनियन काउंसिल के जो नुमाइंदे होंगे, मेंबर होंगे, यानी कि काउंसलर जो होंगे वो वोट मेयर को डालेंगे। लाहौर में 10 से ज्यादा आबादी के मुताबिक है कि 2 लाख से लेकर 7 लाख तक जहां आबादी है वहां। मुझे अब बता दें, बल्दियाती निज़ाम जो एक हमने देखा है कि गली मोहल्लों में लोगों के छोटे छोटे मसाइल हल हो रहे थे, तो ये ब्यूरोक्रेसी के मातहत होने के बाद ये सिस्टम वैसे ही फॉल रहेगा, वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन उनको जो बजट है वो ब्यूरोक्रेसी देगी,
बजट के मामले में वो ब्यूरोक्रेसी के महीनों मिन्नत हो गए। और जो उनकी HR का मसला है, एक बल्दियाती नुमाइंदा है, उसके मतहत एक चीफ ऑफिसर लगना है, तो उसको सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट चीफ ऑफिसर लगाएगा अपनी मर्जी का, और वो उसके तुनके जो है ना खींचता रहेगा मेयर के, और मेयर को तंग करता रहेगा, जैसे वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कहेगा चीफ ऑफिसर ऐसे करता रहेगा। दूसरा, अगर किसी बल्दियाती अफसर ने एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होना है या एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर होना है, तो उसका जो इख्तियार है वो भी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी ट्रांसफर पोस्टर करेगा, वो भी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास चले गए। इस तरह जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, एक शिक होनी चाहिए थी लोकल गवर्नमेंट एक्ट में कि जो बल्दियाती मेयर है या जिला काउंसिल या तहसील काउंसिल के जो चेयरमैन है, वो उसको DPO और DC को अपने दफ्तर बुला सकते हैं या रिपोर्ट तलब कर सकते हैं। वो खत्म कर दी गई है, वो शिक नहीं है। वो कोई भी जो DPO है या DC है या कोई भी अफसर है, उसको बल्दियाती नुमाइंदे मेयर हो या चेयरमैन जिला लोकल गवर्नमेंट काउंसिल हो, तहसील काउंसिल हो, वो अपने दफ्तर तलब नहीं कर सकता। तो जब मैंने USA विज़िट किया, मैंने UK विज़िट किया, UK में बाकायदा मैंने जो बल्दियाती इलेक्शन है उसकी कवरेज की और उस निज़ाम को प्रॉपर मैंने समझा। लेकिन चाइना का जो म्यूनसिपल सिस्टम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। चाइना पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत बड़ा कंट्री है। वहाँ पे जो स्ट्रीट लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका काम और म्यूनसिपल गवर्नमेंट का काम मैंने देखा है। मैंने एक रिसर्च पेपर किया था पंजाब के ऊपर, पंजाब में जो हेल्थ पॉलिसी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने आइडेंटिफाई की, जो मेरा एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था, जो मॉडल जो मैंने मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की, उसमें एक चीज़ मुझे ये नज़र आई कि हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन का मकसद ये है कि आप अख्तियारात की मुंतकिली निचली सतह पर, हमारे पास ये सिस्टम नहीं है। अब खोकर साहब ने बात बिल्कुल ठीक कि आपने कागजी कार्रवाई करते हुए आपने ये टाउन्स बना दिए, आपने ये लॉर्ड मेयरशिप जो है वो ख़त्म कर दी, इस तरह की चीज़ें कर दी, लेकिन जो अख्तियारात खुद मुख्तारी और जो आपको माली एक बजट जो चाहिए आपको, उसके अख्तियारात आपके पास नहीं है। तो फिर काहे की डिसेंट्रलाइजेशन, फिर काहे का बल्दियाती कानून, फिर तो ये सिर्फ एक रद्दी की टोकरी है बस और कुछ नहीं है। आपने अगर अपने अवामी सतह के मसाइल गली मोहल्लों में हल करने हैं तो आपको अख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करना होंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा फेलियर ये है कि हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रही। सियासी जमातों की इससे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रही हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आज भी सड़कों की तामीर के लिए हमें MPA के आगे झुकना पड़ता है, उसको दरखास्त देनी पड़ती है। ये सिस्टम कब खत्म होएगा? अब आप ये सिस्टम नहीं खत्म कर पा रहे। हमारा एक पैट्रोनेज सिस्टम है, उसके तहत हम चल रहे हैं। MPA वो ब्यूरोक्रेट का वो मरहून मिन्नत है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो CM के, आपस में इनकी रस्सा कोशिश जो है वो चल रही है और इसमें पिस आवाम रही है। ये सिस्टम आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे तो आपके अवाम के मसाइल ऐसे ही रहेंगे। अब इसमें ब्यूरोक्रेट जो वो तमाम अख्तियारात उन्होंने अपनी जेब में रखे कि हम इनको कंट्रोल करेंगे। भाई काहे का कंट्रोल करेंगे? वो अवामी नुमाइंदे हैं, आप उनको अख्तियारात दें। छोटे छोटे मसाइल के लिए आपको क्या सिविल सेक्रेटेरिएट सी बात है। मेरे जिले के अंदर, मेरे शहर में, मेरी तहसील में, मेरी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास अगर मैं एक मिसाइल अपना एक मसला लेके जाता हूँ कि जी मेरे यहाँ गली की पुख्तगी कर दें, सड़क की तमीर कर दें, तो वो आगे से मुझे ये कि भी मेरे पास तो फंड ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर मैं इस बल्दियाती कानून का क्या करूंगा? बिल्कुल ऐसे ही है। आपने इतने साल लगा दिया, आपने कहा कि हम बल्दियाती कानून तैयार कर रहे हैं। जी बल्दियाती कानून, ये पिछले 5 सालों से ये सिस्टम चलता आ रहा है। आपने बल्दियाती कानून के ऊपर कोई फोकस किया ही नहीं है। आप डिसेंट्रलाइज कर ही नहीं, और ये ब्यूरोक्रेसी नहीं करने देगी। आ रहे हैं तो क्या सिस्टम, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी आपको कभी भी ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होने देगी। अगर वो डिसेंट्रलाइज हो गए तो उनके इख्तियारात तो खत्म हो जाएंगे, तो जो अरबों रुपए का फंड है वो किधर जाएगा? बिल्कुल वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। पैसों के ऊपर खुद अन्ना यूसुफ ने अगर पैसे लेने हैं ना तो भाई मेरे टेबल पे आए, जो मैंने अपनी एक बड़ी सारी टेबल रखी ना, वहां पर वो झुक के मुझे फाइल जो है वो दे। तो नहीं चले, उसके बाद भी क्या आपको पैसे मिल जाएंगे? नोबल लॉरिएट है USA की, फर्स्ट वीमन थी इकोनॉमी के ऊपर, उन्होंने बहुत काम किया था। उन्होंने कहा था एक अख्तियारात डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर, वो कहती हैं, ओस्ट्रोम उनका नाम है, वो कहती है कि जब तक आप अख्तियारात निजी सतह में मुंतकिल नहीं ना करते, आप कभी भी अपने मुल्क के अंदर पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन और अवामी मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। ये एक नोबल लॉरिएट की बात है। बिल्कुल ऐसे ही, आपके मसाइल ही नहीं हल हो सकते। आपकी आवाम हमेशा परेशान ही रहेगी जब तक आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। अच्छा जी, लॉरिक्स तक गुलशन रावी टनल सीवरेज मंसूबा है, इकनिक से मंजूर हो गया है। 32 किलोमीटर सीवरेज लाइन की तनसीब की जाएगी। मंसूबे की तकमील के बाद 22 से ज्यादा लिफ्ट स्टेशन को बंद कर दिया जाएगा। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज की अगर हम बात करें, उसके तहत भी काम चल रहा है। पाइप की तैयारी और जदीद वर्टिकल स्पिनिंग मशीन से की जाएगी, जिससे पाइप की उम्र तकरीबन
अल्लाह करे ऐसे हो जाए, 100 साल हो जाए। अभी तो मैं इतनी परेशान हूँ, जितनी बारिश हुई है एक के बाद एक जगह से ये पता चलता है जी रोड बैठ गई, शगाफ पड़ गया, तो इन चीज़ों से तो खौफ ही आता है। कैसे खोखर साहब? जी बिल्कुल, ये मनसूबा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो पहले मनसूबे शुरू किए हुए हैं लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के, वो तो मुकम्मल कर ले। आप देखें, ये जो अल्लाह चौक से शौकत खानम की तरफ जाएं तो सारी एक तरफ की सड़क जो है ना वो खाली हुई है, और जिधर भी लाहौर में जाएं तो सड़कें टूटी हुई हैं, और 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी हुई है महकमा बल्दियात ने कि सड़कें बनानी है, और अभी तक उन पर काम शुरू नहीं हुआ, और जो सीवरेज जो है वो बिछाया जा रहा है और सीवरेज के नाम पर किया जा रहा है। तो ये मनसूबा बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें इसको बर वक्त मुकम्मल होना चाहिए। असल बात यह है कि इसकी तकमील बर वक्त होनी चाहिए ताकि इसके साम्राज्य है वो आवाम तक पहुँच सकें। बिल्कुल ऐसे। अली, देखें, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और मेरा ख्याल है कि जब से मैंने सहाफ़त शुरू किया तब से ये प्रोजेक्ट सरकारी कागज़ों तक पहुँचा रहा है। मैंने अभी तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं दी, क्योंकि जब से मैंने PND की बीट जो है वो स्टार्ट की तब से मैं इसके PC1 इसके वर्किंग पेपर जो है मैंने स्टडी किए। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन बात फिर वही कि आपने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आप किस साल में इसको शुरू करेंगे, किस सीज़न में शुरू करेंगे। अगर तो आप गर्मियों में शुरू करेंगे फिर आपको मानसून का सामना करना पड़ेगा, तो उसी दौरान आपको काम भी बंद करना पड़ेगा। तो लिहाजा आप इसका मुतबादल एक सिस्टम जो है वो उसको लाजमी रखें, क्योंकि जुलाई के महीने में आपका मानसून का आगाज़ हो जाता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने 2 से 3 साल लेने हैं, और ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए एक बड़ी टनल जो है वो आएगी, वो अंडरग्राउंड उसने खुदाई करनी है सीवरेज के सिस्टम के लिए, तो बहुत टाइम लगेगा। अब इसमें सिंपल सी बात ये है, एक और ये है कि देखना ये कि ये प्रोजेक्ट का जो टेंडर है वो किसको देते हैं। अगर तो ये क्योंकि कल मेरी दुरे ने आपसे बात हो रही थी, वो बता रहा था कि नोरिंगन कंपनी जो है वो चाइना की, वो इसको टेक ओवर करने जा रही है। तो अगर तो वो करें तो फिर मुझे यकीन है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो जल्द मुकम्मल होगा, क्योंकि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो ये टनल्स बनाती हैं, जो कि अंडरग्राउंड ये काम सारा करती है, वो मैंने खुद प्रॉपर वो मैंने विज़िट किया है चाइना के अंदर उस कंपनी को, और मैंने उनकी वो टर्बाइंस जो वो सिस्टम देखा है। तो लेकिन इसमें रुकावट फंड्स की नहीं होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट जो है मेरा ख्याल है कि ये 2-2.5 साल के अंदर ये हो सकता है कि इसको मुकम्मल कर जाए, और ये बहुत ज़रूरी भी है। नहीं होगा तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आपकी खबर है खोखर साहब, डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 3040 गलियों का काम मुकम्मल हो गया है। ये कौन सी गलियां हैं? हमें तो अपने इर्द गिर्द जितने इलाके हैं वहाँ पर अभी सड़कें, गलियाँ, सारा काम अभी अधूरा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये कुछ जो मुकम्मल हुआ है, जो कुछ टाउन में जो मुकम्मल हुआ है, बाकी फेज़ 2 दूसरे टाउन में शुरू हो गया, जैसे इकबाल टाउन, अजीज भट्टी टाउन में अब शुरू हुआ है। लेकिन जो पहले जो टाउन थे, गुलबर्ग टाउन था या दातागंज टाउन था, उसमें ये काम शुरू हुआ था जो मुकम्मल हो चुका है। अब उसके बाद सड़कों की बहाली का काम हो रहा है। अब जो महकमा हेल्थ में महकमा लोकल गवर्नमेंट ने पहले आपको बताया कि 30 सितंबर की डेडलाइन दी है कि जिन टाउन में मुकम्मल हो चुका है लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत सीवरेज का काम, वहाँ पर जो सड़कें टूटी थी वो मुकम्मल की जाए। इस वाले से जीशान रफीक जो है सूबाई वज़ीर बल्दियात है, उन्होंने इजलास किया है और उन्होंने उसकी अपडेट सूरत देखी है ताकि जल्दी सड़कों को मुकम्मल किया जा सके और सीवरेज जो खड़ा हुआ उसको भी मुकम्मल किया जा सके। चलिए जी, वी होप कि इस पर जल्द अज जल्द अमल दरामद हो जाए। जी थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने जाना एक ब्रेक की तरफ, उसके बाद होंगी हेडलाइंस, फिर वापस शो में आएंगे। स्टे विद अस।